नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या सरकार खतरे में है या फिर सरकार इतने बैकफुट पर क्यों है? इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है? प्रधानमंत्री अचानक इतने परेशान क्यों हैं? और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा बहुमत हो जाए? तो क्या चंद्रबाबू नायडू के भी सांसद तोड़ने की तैयारी चल रही है? ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। थोड़ी सी आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बड़ा हंगामा मचा रखा है। संघ को ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है कि कांग्रेस से आए एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी फजीहत कर दी कि जैसा बताया जाता है कि भाजपा के सांसदों से, एनडीए के सहयोगी सांसदों से हस्ताक्षर कराने पड़े कि धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और वो सारे हस्ताक्षर जगदीप धनखड़ को बताए गए। तब उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो खुद इस्तीफा दे दें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 11 साल तक हुकूमत थी मोदी जी की, जिसमें सब डरते थे, क्या वो डर खत्म हो गया? और क्या राज्यसभा का गणित अभी भी डरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को? दरअसल आज इस बात को और बल तब मिला जब 3 मनोनीत सांसद जो मनोनीत किए जाते हैं, माने जाते हैं कि उनकी किसी दल से निष्ठा नहीं होगी। उसमें उज्ज्वल निकम थे, हर्षवर्धन थे, सी सदानंद मास्टर थे। इन तीनों ने जो सदस्यता थी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। और ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि पहले जिस तरह पटनायक ग्रुप के उड़ीसा के सांसदों को तोड़ने की बात चल रही थी, ये हो रहा था कि जो सहयोगी दल हैं अभी जब तक वो ठीक ठाक चल रहे हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, तब तक ना छोड़ा जाए। लेकिन एक ऑपरेशन की तैयारी करके रखा जाए कि अगर ये दाएं बाएं होते हैं तो कम से कम राज्यसभा के इनके सांसदों पर डोरे डाले जाएं। और इसके लिए पूरी तैयारी की गई। राज्यसभा में ये 3 मनोनीत सांसद जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई कि कुछ तो खेल चल रहा है, कुछ तो बात ऐसी चल रही है कि जिसकी ये तैयारी चल रही है। उधर राहुल गांधी ने तो बड़ा बम फोड़ा और उन्होंने कहा कि 1.5 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हेरा फेरी की गई, सबूत है उनके पास में। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली में हुआ, पहले लोग समझते थे कि ये ईवीएम गड़बड़ है। लेकिन अब जब वोटर लिस्ट में धांधली की बात सामने आ गई और जिस तरह बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, उससे सवाल उठना लाजमी था कि क्या वास्तव में वोटर लिस्ट के खेल के जरिए ही ये सारा प्रपंच रचा जाता है? क्या वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके तैयारी की जाती है? और राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ये बयान जारी कर दिया कि हाँ, अगर ये बेईमानी ना हुई होती तो 15 सीटें कम से कम कर्नाटक में और बाकी जगह पे कौन बीजेपी पीछे रह जाती और प्रधानमंत्री जी बहुमत से पीछे रह जाती है। इन आरोपों से चुनाव आयोग तिलमिलाना स्वाभाविक था, क्योंकि कल भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक एटम बम है, मैं छोड़ूंगा। सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या कहा, उसका संक्षिप्त भाषण। Now, you'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how the election, how a Lok Sabha election is stolen. 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So
It's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. We did not have proof, so we could not make these type of statements earlier. But I'm making this statement confidently because I have 100% proof now. And whoever I have shown it to has fallen off the chair. तो सुना आपने, ये थे राहुल गांधी जो आज ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग से उन्हें कोई भरोसा नहीं बचा है। भाव का मतलब यही था कि अब कुछ ना कुछ बड़ा काम होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष क्या करे? क्या पूरे चुनाव का बायकॉट कर दे? तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने हंगामा मचा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने सफाई दी और कहा कि तेजस्वी का नाम है वोटर लिस्ट में। इस पूरे विवाद से एक बात और नजर आई कि क्या जो 65 लाख लोग हैं जिनके नाम कट गए हैं, अगर वो अपने दस्तावेज पेश करें कि भाई मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं वहीं रह रहा हूं, तो क्या उनके नाम शामिल कर लिए जाएंगे? और बड़ी सवाल आप खुद सोच के देखिए। अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो सोचिए, आप गरीब हैं तो सोचिए कि अगर एक बार आपका नाम सूची से कट गया तो आजकल मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, सुबह से शाम तक अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मरा जाता है। तो क्या आप अपने दफ्तर से, अपने व्यवसाय से छुट्टी लेकर अपने सारे कागज इकट्ठे कर क्या एप्लीकेशन लोड करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, कहीं पैरवी करेंगे, बीएलओ से मिलेंगे कि भाई हमारा नाम सूची में होना चाहिए? किसी के पास इतना समय बचा है? और नाम किनके काटे गए हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ये तस्वीर सामने आई थी। तमाम जगह से वीडियो सामने आए थे कि मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में वोट काट दिए गए। उनसे कहा गया कि भाई ये हमें नहीं पता सूची में नाम क्यों नहीं है आपका, लेकिन वो कई जगह अपनी पर्ची दिखाते रहे, अपनी वोटर आईडी कार्ड दिखाते रहे, लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया गया कि आपकी यहाँ पे जो सूची है उसमें आपका नाम नहीं है। बाद में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हर विधानसभा में 2 से 5 हजार यादव और मुसलमान वोटों को काटने की प्लानिंग की, 50 से 100 विधानसभा में। उसी में पूरा चुनाव नतीजा हेर-फेर हो गया। बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह संग्राम छिड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फैसला हो जाए, उसके बाद वो बड़ी लड़ाई लड़ें। कम से कम जो राहुल गांधी एक बड़ा बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बम तभी फोड़े जाए जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। और ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है कि अगर ये फैसला ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आधार कार्ड भी मान्य हुआ, तो एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन तो विपक्ष खड़ा करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री वाराणसी आए। काशी में उन्होंने कहा कि जो कुछ होता है वो बाबा की कृपा से होता है, जो रौद्र रूप हुआ वो भी बाबा की कृपा से हम लोग धारण कर पाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, काशी बाबा भोले की नगरी है, बाबा भोले वाकई में भोले हैं, वो हर एक पे अपनी कृपा रखते हैं। लेकिन कुछ चीजों के अनुत्तरित सवाल हैं। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि क्या संयोगी है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है उसी दिन पहलगाम दोषी के आतंकी मार दिए जाएं। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जैसी आतंकियों मरने की पहली खबर आई, आज तक जैसा चैनल जो मैं देख रहा था उस पर तुरंत लिख कर आ गया कि पहलगाम के आतंकी मार दिए गए। कभी कभी होता है ना, ये जो चमचे गोदी मीडिया के पत्रकार होते हैं, चैनल्स होते हैं, ये कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा दिए जाते हैं। हो सकता है उनको स्क्रिप्ट मिली हो कि ये बात कुछ घंटे बाद कहनी है, लेकिन उन्होंने तुरंत ब्रेक कर दी। फिर उसके कुछ ही मिनटों बाद लिखकर आ रहा था कि अभी उनकी डेड बॉडी जो है ड्रोन से ट्रेस की गई है। मतलब चेहरे नहीं आए थे किसी के पास, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी ये पहलगांव के ही आतंकी हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिनकी डेड बॉडी भी नहीं आई है, ड्रोन से देख रहे हैं, उनको चैनल पर लिख के आ गया पहलगांव दोषी आतंकी मारे गए। तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि हमारे आतंकियों अगर आतंकी मारे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी दिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो उसी दिन मारा जाना कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? तो आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कहा कि ये सपा वाले पूछ रहे हैं कि आतंकी क्यों मार दिए गए, इनके पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं क्या इनसे पूछ के मारूंगा? प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चेले चपाटे। अब आप कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर एक पार्टी जो खड़ी होती है, बड़ी होती है, उसके संग करोड़ों लोग होते हैं। उनको ये भाषा कहना कि इनके चेले चपाटे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कभी कभी अपनी गरिमा खो बैठते हैं बोलने में। बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ अनुत्तरित सवाल हैं, इस झड़प से पाकिस्तान के साथ हमें क्या मिला? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सफाई से कह दिया कि दुनिया के 3 देश उनके साथ खड़े हो गए झड़प में, केवल दुनिया के 3 देश। देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। आप जिन 3 देशों की बात कर रहे हैं उनका नाम तो सुनिए।
चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका खड़ा हो गया, टर्की खड़ा हो गया और हमारे साथ अमेरिका हम पे लगातार हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर रहा है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और पाकिस्तान के साथ अमेरिका डील कर रहा है। चीन से हमारे रिश्ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। तो फिर क्या हमारी विदेश नीति इतनी खराब हो गई है? इस पर क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आज फिर वाराणसी में कहा कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये कब तक बनेगा? और दूसरा, अर्थव्यवस्था से मतलब क्या कि आपके पूंजीपति दोस्त ही अमीर होते चले जाएंगे? क्या बनारस में आपने किसी गांव में जाकर देखिए, या बनारस के लोगों से मैं पूछता हूँ या किसी भी जिले के गरीब लोगों से पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में अमीर हो रहे हैं? आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले बड़ा बुरा हाल था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे। आप बताइए कि 2014 से लेकर और 11 सालों में क्या गाँव में आर्थिक तरक्की हुई है या आर्थिक विपन्नता आई है, गरीबी आई है? मैं तो उससे पहले गाँव में बहुत सारे ट्रैक्टर देखता था, नई-नई गाड़ियाँ देखता था। अब क्या स्थिति हो गई है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। चैनल्स, मीडिया इस पर बात करने को राजी नहीं है। तो जाहिर है ये देश एक बड़ी खतरनाक मोड़ की तरफ चल रहा है और राजनीति उससे उलझती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। प्यार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।